तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार। कल की क्लास में मैंने चर्चा की थी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को। मैंने कहा था कि आगामी वाली क्लास में हम लोग बताएंगे। ठीक है, कल की क्लास में हमने चर्चा की थी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस तरीके से। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत हमने यूनिवैक को देखा था, यूनिवैक फर्स्ट को देखा था। इससे पहले हमने आपको बताया था कि किस तरीके से कंप्यूटर का विकास हुआ है। अबैकस पहले दिखाई पड़ता था, फिर पास्कल, फिर उसके बाद में कैलकुलेटर, फिर जैकवार्ड, विभिंग, लूम करके वेबेज एनालिटिकल इंजन, हरमन टैबलेटिंग मशीन, हार्वर्ड आइकेन, मार्क फर्स्ट, एनियाक, वान न्यूमैन, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, एडजैक और यूनिवैक फर्स्ट। ये हमने देखा कि किस तरीके से कंप्यूटर का विकास हुआ। शुरू में आप देखेंगे प्रथम मशीनी कैलकुलेटर के रूप में हमें अबैकस दिखाई पड़ता है। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि प्रथम व्यावसायिक जो कंप्यूटर है वो हमें यूनिवैक के रूप में दिखाई पड़ता है। तो कल की चर्चा में हमने ये सारी चीज़ कर रखी है। आज हमने आपको कहा था कि आज के जो सेशन होने वाला है उसमें दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की चर्चा हम लोग करेंगे। यहाँ पर देखिए, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें तो 1955 से लेकर के 1964 तक का जो समय है वो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का रहा है। पहली पीढ़ी में मैंने आपको बताई है कि जिस तरीके से पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे, और उसी में आप देखेंगे कि इसमें सारे निर्देश जो है वो 0 से 1 तक हुआ करते थे। लेकिन यहाँ दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आप देखेंगे कि निर्वात ट्यूब की जगह क्या आ गई, हल्के छोटे ट्रांजिस्टर आ गए। तो आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कैसे पूछेगा कि बताइए कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया, तो आप कहेंगे दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में छोटे हल्के ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया। किसके स्थान पर? निर्वात ट्यूब के स्थान पर। उसके बाद में अगली बात है, कंप्यूटर में आंकड़ों को निरूपित करने के लिए मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया। किसका? मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया। यहाँ पर हमने उससे पहले क्या बताया था? उससे पहले हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर में जो आंकड़े हैं प्रथम पीढ़ी में वो एक प्रकार से 0 से 1 के रूप में संग्रहित किए जाते थे, और मशीनी भाषा का यूज प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था। ठीक है ना। और आप देखेंगे वहाँ हमने आपको बताया था, अब मैं तुलनात्मक रूप से आपको बताऊंगा, वहाँ हमने आपको बताया था पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। याद करिएगा, पंच कार्ड का इस्तेमाल किसी भी डेटा को संग्रहित करने के लिए प्रथम पीढ़ी में किया जाता था कंप्यूटर में। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो हमने जैसा कि बताया, यहाँ मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को क्या करने के लिए, कंप्यूटर में आंकड़ों को निरूपित करने के लिए मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल किया जाता है। आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क तथा टेप का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए, संग्रहित स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, और टेप का उपयोग किया जाता है। ये आपको विशेष तौर पर वहाँ पर पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था और यहाँ पर मैग्नेटिक डिस्क और टेप का उपयोग किया जाता था। मैग्नेटिक डिस्क पर आयरन की परत होती थी। किसकी? आयरन की परत होती थी। फिर अगली बात देखिए, अगला बात जो हमें दिखाई पड़ता है वो ये है कि इनकी गति और संग्रह क्षमता भी तीव्र होती थी। गति और संग्रह क्षमता भी तीव्र होती थी। इस दौरान व्यवसाय और उद्योग जगत में कंप्यूटर का प्रारंभ हुआ तथा नए प्रोग्रामिंग भाषा का विकास हुआ। ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की बात चल रही है। अब अगले पीढ़ी की बात करते हैं। अगला पीढ़ी है आपका तृतीय पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर। तो हमने प्रथम पीढ़ी देख लिया 1942 से 1955, जो कि आपका उस समय किसका दौर चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। उसी में हमने देखा था कि प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर हमारा यूनिवैक फर्स्ट दिखाई पड़ता है, और इसी में हमने आपको बताया था कि इसका उपयोग किस लिए किया गया था? यूनिवैक फर्स्ट का फौज और वैज्ञानिक उपयोग के लिए किया गया था, जिसमें हमने आपको प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब बताया इस्तेमाल किया जाता है, और इनके निर्देश तथा सूचनाएं 0 से 1 के रूप में कंप्यूटर में संग्रहित होते थे। और ये भी हमने बताया था, इसमें प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था, और संग्रहण के लिए क्या बताया था? पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। ये सारी चर्चा हमने कर रखी है। बार बार रिपीट इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन फीड होता रहे। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें तो इसका टाइम जो हमें दिखाई पड़ता है 65 से 74 के आसपास। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में निरंतर तकनीकी विकास से कंप्यूटर के आकार में कमी तथा तीव्र गति से कार्य करने की क्षमता का विकास हुआ। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर की गति है, आकार भी छोटे होते चले गए, और उसकी गति की बात की शुरुआती दौर में मैंने आपको बताया कि जैसे यूनिवैक फर्स्ट दिखाई पड़ता, उसमें
उसमें आप देखेंगे कि आकार उसका काफ़ी बड़ा होता था, कहीं किसी स्थान पे वो जब रखा होता था तो अधिक ऊष्मा भी उत्पन्न करता था। तो आकार में बड़े भी होते थे, अधिक ऊष्मा भी वो छोड़ते थे। ऐसे कंडीशन में उनको ले जा पाना, किसी भी लैब में रखना या किसी भी बड़े कमरे में रखना जो है संभव नहीं हो, छोटे कमरे में रखना संभव नहीं हो पाता था। अब यहाँ पर क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे तीसरी पीढ़ी तक हम पहुँचे तो कंप्यूटर के आकार में कमी हो गई और इसके साथ साथ इसकी तीव्रता भी, इंटेंसिटी भी और इसकी गति भी क्या हो गई, वो बढ़ गई। आगे देखिए, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर की जगह, यहाँ पर देखिए तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर अब ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग यहाँ पर होने लगा। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट कर लीजिएगा। इस तरह के पॉइंट पूछे जाते हैं कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में अब क्या होने लगा, ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड आईसी का प्रयोग होने लगा। और इसका जिसका विकास जे.एस. किल्बी ने किया था। किसने किया था? जे.एस. किल्बी भाई साहब ने इसका विकास किया था। आरंभ में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग हुआ, जिसमें एक सिलिकॉन चिप पर बड़ी मात्रा में इंटीग्रेटेड चिप या ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। अब रैम की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्रयोग होने से मैग्नेटिक टेप्स और डिस्क के संग्रहण क्षमता में क्या हो गई। तो रैम क्या हुआ, रैम का प्रयोग यहाँ पर तीसरी पीढ़ी में हमें दिखाई पड़ता है और इसी से जो मैग्नेटिक टेप जो डेटा संग्रहण करने का काम यहाँ पर तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में करता था, उसकी क्षमता क्या हो गई, उसकी क्षमता में वृद्धि हो गई। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट देखिए, लोगों द्वारा प्रयुक्त कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग का विकास हुआ, जिसके द्वारा एक से अधिक यूजर एक साथ कंप्यूटर के संसाधन का उपयोग कर सकते थे। और यहाँ पर देखें, हार्डवेयर क्या हो जाएगा, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर अलग अलग मिलना प्रारंभ हुआ ताकि यूजर और आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर ले सके। तो हार्डवेयर पहले अलग अब हो गया यहाँ पर तीसरी पीढ़ी में, और सॉफ्टवेयर का काम अलग हो गया। ठीक है ना, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम लोग चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में, जहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे चौथी पीढ़ी में आखिरकार क्या ऐसे परिवर्तन हमें दिखाई पड़े 1975 से अभी तक के कंप्यूटर। हालांकि अब तो पांचवी पीढ़ी के भी कंप्यूटर आ चुके हैं, अब इसको आपको बताना है। देखिए, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें तो चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में LSI की जगह VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ठीक है ना, तो स्मॉल इंटीग्रेशन की जगह यहाँ पर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन दिखाई पड़ता है, तथा ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग आरंभ हुआ, जिसमें एक चिप में लाखों चीज़ों को संग्रहित किया जा सकता था। एक ही चिप में कई सारी चीज़ों का, जैसे जैसे कंप्यूटर का विकास होता चला गया वैसे वैसे कंप्यूटर के आकार में कमी, आकार में आप कह सकते हैं कि आकार में कमी, और इसके साथ साथ इसकी गति और तीव्रता में वृद्धि होता गया। ठीक है ना, VLSI तकनीकी के उपयोग से माइक्रो प्रोसेसर निर्माण हुआ, जिसे कंप्यूटर के आकार में कमी और क्षमता में वृद्धि हुई। माइक्रो प्रोसेसर उपयोग न केवल कंप्यूटर में बल्कि और भी बहुत सारे उत्पादों में किया गया। कहाँ किया गया भाई? वाहनों, सिलाई मशीन, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रॉनिक गेम में इत्यादि में इसका किया गया। मैग्नेटिक डिस्क और टेप के स्थान पर अब सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग किया जाने लगा। तो वहाँ पर हमने थर्ड पीढ़ी में क्या पढ़ा? थर्ड पीढ़ी में हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक आपका डिस्क और टेप डेटा संग्रहण काम करता था। यहाँ पर आप सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज़ यहाँ पर किया जाने लगा। ठीक है ना, अगला देखिए, रैम की क्षमता में वृद्धि के साथ बचत हुई और अत्यंत तीव्र गति होने लगी। तो रैम की क्षमता में वृद्धि हो गई, इसके साथ साथ अब समय, जितना टाइम लगता था हमें किसी भी चीज़ को सर्च करने में, प्रोसेस करने में, डेटा को स्टोर करने में, वो उसकी भी बचत हुई और अत्यंत इसकी तीव्र गति होने लगी। इस दौरान क्या हुआ? इस दौरान GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के विकास से कंप्यूटर का उपयोग करना क्या हो गया? अधिक आसान हो गया। तो GUI का भी विकास यहाँ पर हो गया था, सरल हो गया। और MS विंडोज़ तथा एप्पल मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम C भाषा का विकास हुआ। ये चौथी पीढ़ी की बात चल रही है। चौथी पीढ़ी में ये सारी चीज़ें, MS DOS की बात हो जाती है यहीं पर, MS विंडोज़ का, एप्पल MS ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या है जिनके ऊपर हम कंप्यूटर को चलाते हैं। MS DOS हो गया, MS विंडोज़ हो गया, इन्हीं के वजह से हम कंप्यूटर को चला पाते हैं। इनकी भाषा अब यहाँ पर कैसी हो गई? C भाषा हो गई। उच्च स्तरीय भाषा की बात करें, हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें, का मानकीकरण हो गया ताकि प्रोग्राम सभी कंप्यूटर से चलाया जा सके। तो इस तरीके से आप देखें चौथी पीढ़ी में इतना परिवर्तन दिखाई पड़ता है। पांचवी पीढ़ी में क्या होता है? पांचवी पीढ़ी की बात करें तो यहाँ पर इस समय जो
कंप्यूटर दिखाई पड़ता है वो 5वीं पीढ़ी का दिखाई पड़ता है। 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर में VLSI के स्थान पर ULSI आ गया। पहले SLSI सॉरी स्मॉल LSI के स्थान पर पहले क्या हुआ, पहले LSI IC की जगह VLSI आया। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। पहले क्या हुआ, पहले आपका हुआ LSI IC के स्थान पर क्या आया, फोर्थ में आपका आया VLSI आया, ठीक है ना, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया। फिर उसके बाद में यहाँ कह रहे हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के स्थान पर क्या आ गया, ULSI आ गया। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ और एक चिप द्वारा करोड़ों का गणना करना क्या हो गया, संभव हो गया। और इसकी स्टोरेज की भी अब बात करें तो स्टोरेज के लिए कंपैक्ट डिस्क का क्या हो गया, CD का विकास हो गया। इंटरनेट, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WW का विकास हो गया। बहुत छोटे और तीव्र गति से कार्य करने वाले सुपर कंप्यूटर का या कंप्यूटर का विकास हुआ। प्रोग्रामिंग की जटिलता कम हो गई। कृत्रिम ज्ञान क्षमता आर्टिफिशियल को विकसित करने की कोशिश की गई और परिस्थिति के अनुसार कंप्यूटर निर्णय ले सके। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो समय है वो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर ने अपने अपने फीचर्स में शामिल करना जो है चालू कर दिया। पोर्टेबल PC का यानी अपने हाथ में ले जा करके लैपटॉप, जैसे आज हम लोग लैपटॉप है, टैबलेट है, ये सब का इस्तेमाल अपने साथ पॉकेट में रख करके या अपने बैग में रख करके कहीं भी ले जा सकते हैं, तो पोर्टेबल है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले लिया जा सकता है। डेस्कटॉप PC ने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दिया और इसका उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में होने लगा। डेस्कटॉप PC मतलब एक ही कंप्यूटर से कई सारे कंप्यूटर जुड़े हुए थे और एक स्थान में बैठकर अन्य स्थान के कंप्यूटर के साथ इंटरकनेक्ट हो सकते थे। पोर्टेबल PC में जैसा कि आपका लैपटॉप हो गया और आपके साथ मोबाइल टैबलेट हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे कंप्यूटर का विकास होता चला गया। अगला देखिए भाई, विशेषताओं की बात करें कि कुछ फीचर्स देख लेते हैं। कुछ फीचर्स हमें क्या दिखाई पड़ते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के फीचर्स क्या हैं, यहाँ पर देखिए। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में निर्वात ट्यूब का उपयोग, ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का फीचर्स है। ये देखिए शॉर्ट में दिया है, बहुत बढ़िया दिया है। प्रथम पीढ़ी की विशेषताएं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में निर्वात ट्यूब का उपयोग। दूसरा है प्राइमरी इंटरनेट स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। दूसरा, सीमित मुख्य भंडारण क्षमता यहाँ पर थी, यहाँ पर अधिक नहीं थी। मंद गति के इनपुट आउटपुट था। निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, मशीनी भाषा, असेंबली भाषा। ताप नियंत्रण में असुविधा होता था, कहीं भी किसी जगह पर रख दो तो बहुत ऊष्मा हो जाता था। ये सबसे बड़ी समस्या थी कि आकार भी बड़ा होता था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का, और इसके साथ साथ कहीं किसी स्थान पर रखते तो वहाँ पर ऊष्मा भी अधिक हो जाती थी। उपयोग की बात करें तो पेरोल प्रोसेसिंग, रिकॉर्डिंग रखने के लिए उदाहरण IBM 650 और यूनिवैक, ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आपके दिखाई पड़ते हैं। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें तो द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर का टाइम क्या था, 1955 से 1964 तक था। 1955 से 64 तक था। और यहाँ पर देखें ट्रांजिस्टर का उपयोग अब यहाँ पर द्वितीय पीढ़ी में किया जाने लगा। प्राइमरी इंटरनेट स्टोरेज के रूप में चुंबकीय कोर का प्रयोग यहाँ पर हुआ, मैग्नेटिक कोर का उपयोग यहाँ पर हुआ। और यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ भाई, प्रथम पीढ़ी की बात करें तो यहाँ पर प्राइमरी स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ हुआ था। वहाँ पर ड्रम का यूज़ हुआ और यहाँ पर मैग्नेटिक कोर का यूज़ हुआ, ठीक है ना। और वहाँ पर आपका निर्वात ट्यूब जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में निर्वात ट्यूब का यूज़ हुआ था और यहाँ ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था। ये सब तुलनात्मक रूप से अगर आप पढ़ते रहेंगे तो याद हो जाएगा। मुख्य भंडारण क्षमता में वृद्धि यहाँ पर हुई प्रथम पीढ़ी के अपेक्षाकृत। तीव्र इनपुट आउटपुट यहाँ पर होने लगा। उच्च स्तरीय भाषा कोबोल और फॉर्ट्रॉन, ये द्वितीय पीढ़ी में ही हमें दिखाई पड़ने लगता है। अब आगे देखिए, यहाँ पर और कुछ विशेषताएं, आकार में थोड़ा सा और ताप में भी कमी आई द्वितीय पीढ़ी में। तीव्र और अविश्वसनीय हुआ। बेंच ओरिएंटेड उपयोग, बिल्डिंग में पेरोल प्रोसेसिंग, इंटरवेंटरी फाइल का जो है अपडेशन करने के लिए इसका यूज हुआ। उदाहरण के लिए यहाँ पर IBM 1401, हनी बेल 200, CDC 1604, ये आपको याद रखना है, ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। IBM 1401 जो है वो द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है, वहीं हनी बेल 200, CDC 1604 ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। अब तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या हुआ, प्रथम पीढ़ी में हमने देख लिया कि निर्वात ट्यूब का उपयोग हुआ, फिर मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग हुआ इंटरनल स्टोरेज के लिए, और फिर हमने देखा द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ,
फिर प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के लिए द्वितीय पीढ़ी में चुंबकीय कोर का मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल हुआ। अब आते हैं तृतीय पीढ़ी में इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग, यहाँ पर आईसी का उपयोग चालू हो गया। और आईसी के बाद में चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में उपयोग हुआ, एसएसआईसी और एमएसआई। तो एक तो चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में यहाँ पर उपयोग होने लगा, चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने बताया था कि वहाँ पर चुंबकीय कोर मैग्नेटिक कोर का उपयोग द्वितीय पीढ़ी में भी हुआ था, यहाँ पर चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट का उपयोग होने लगा। ठीक है ना। अधिक लचीला और इनपुट आउटपुट हो गया, तीव्र विकास, जैसे जैसे पीढ़ी का विकास हुआ वैसे वैसे चीज़ें सुधरने लगी। उच्च स्तरीय भाषा का बृहत उपयोग हुआ, रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने का सॉफ्टवेयर उपलब्ध हुआ। एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, क्रेडिट कार्ड, बिल्डिंग, मार्केट फोरकास्टिंग, इन सब का यूज़ हुआ। उदाहरण की बात करें तो IBM सिस्टम 360, NCR 395, ब्रो आउट, ठीक है ना, ब्रोफ B6500 का यूज़ हमें दिखाई पड़ता है। चतुर्थ पीढ़ी की बात करें तो VLSI तथा ULSI का यूज़ हुआ। यहाँ पर VLSI और ULSI अभी हमने आपको बता रखा। VLSI का मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो जाएगा। ULSI की बात करें तो यहाँ पर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इस दोनों का यूज़ हुआ। और उसके बाद में उच्च तीव्र गति वाले क्षमता का भंडारण का विकास हुआ। विभिन्न हार्डवेयर निर्माता के यंत्र बीच एक अनुकूलता ताकि उपभोक्ता के लिए विक्रेता से बंधा न रहे। मतलब इसका मतलब ये है कि कई हार्डवेयर निर्माता क्या हैं, फिर आप उपभोक्ता के लिए एक प्रकार से विकल्प जो है देने लगे। ठीक है, मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि हो गया, माइक्रो प्रोसेसर और मिनी कंप्यूटर का आरंभ हुआ। उपयोग की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, व्यावसायिक उत्पादन और व्यक्तिगत उपयोग के लिए चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर का यूज़ किया गया। जैसे IBM PC XT ये चतुर्थ पीढ़ी का है, एप्पल सेकंड आपका चतुर्थ पीढ़ी का है। पंचम पीढ़ी की बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑप्टिकल डिस्क का यूज़ हुआ। किसका, ऑप्टिकल डिस्क का यूज़ हुआ। उसके बाद में इंटरनेट, ईमेल और WWW का विकास हुआ। आकार में बहुत छोटे, तीव्र और उपयोग में आसान प्लग और प्ले का प्रयोग होने लगा। उपयोग की बात करें, इंटरनेट मल्टीमीडिया को उपयोग करने में। उदाहरण की बात करें, IBM नोटबुक, पेंटियम PC और सुपर कंप्यूटर इत्यादि इसके उदाहरण के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि किस तरीके से 5 पीढ़ी तक की चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। कितने पीढ़ी तक की, 5 पीढ़ी तक की चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। अब आगे देखते हैं भाई क्या हुआ। स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस कंप्यूटर की बात करें। कुछ ऐसे कंप्यूटर हैं जिनको स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किया जाना है। जैसे मान लीजिए वैज्ञानिक अनुसंधान की बात करें मिलिट्री के लिए, तो उनके लिए जो कंप्यूटर यूज़ होते हैं वो स्पेशल पर्पस के लिए। जनरल पर्पस के लिए जैसे ऑफिस के लिए हो गया, या फिर आप देखेंगे कि अपने व्यक्तिगत यूज़ के लिए जो कंप्यूटर का यूज़ किया गया वो जनरल पर्पस के लिए हो गया। तो स्पेशल पर्पस के लिए देखें यहाँ पर इसका उपयोग जो है किसी एक निश्चित और विशेष तरह कठिनाई दूर करने के लिए, ठीक है, किसी विशेष उपयोग के लिए ऐसे सिस्टम अधिक प्रभावी हुए। उदाहरण स्वचालित ट्रैफिक कंट्रोल के लिए या स्वचालित एयरक्राफ्ट लैंडिंग सिस्टम के लिए। तो इसके लिए ये हो गया स्पेशल पर्पस का यूज। जनरल पर्पस में क्या है, ये किसी विशेष कार्य के लिए निर्मित नहीं होते हैं। ये क्या है, एक से अधिक कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम होते हैं। इनमें थोड़ा बहुत प्रोग्राम या निर्देश में परिवर्तन कर भिन्न भिन्न कार्य संपादित किए जा सकते हैं। इनका उपयोग साधारण अकाउंटिंग से लेकर जटिल अनुरूपण, सिमुलेशन तथा पूर्वानुमान। मान लीजिए मौसम का पूर्वानुमान करना है तो जनरल कंप्यूटर का यूज़ करने के लिए किया जाता था उस समय। कार्य पद्धति के आधार पर अगर इनका वर्गीकरण किया जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग सिस्टम, तो पहला जो हमें सिस्टम दिखाई पड़ता है वो है डिजिटल कंप्यूटर। तो इसमें क्या है, डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है, जिसकी गणना 0 से 1 की निरूपित की जाती है। 0 से 1 जिसकी गणना 0 या 1 से निरूपित की जाती है। इसका एक अच्छा उदाहरण है डिजिटल घड़ी। ठीक है, ये डिजिटल कंप्यूटर, इनकी गति क्या है, कैसी होती है, तीव्र होती है। करोड़ों की गणनाएं ये प्रति सेकंड में कर सकते हैं। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में द्विआधारी पद्धति या बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। बाइनरी सिस्टम मतलब जब कैलकुलेशन करते हैं तो 0 और 1 में ही कैलकुलेशन होता है, इसी को बाइनरी सिस्टम कहते हैं। एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ कहाँ पर किया जाता है भाई, इसमें विद्युत के एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है। इसकी गति धीमी होती है। वोल्ट मीटर और बैरोमीटर इत्यादि एनालॉग यंत्र के उदाहरण हैं। तो एनालॉग की बात करें
तो आप देखेंगे विद्युत के एनालॉग रूप का प्रयोग इसमें किया जाता है और ये डिजिटल कंप्यूटर से इसकी गति कम होती है। हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें तो इसमें डिजिटल और एनालॉग क्या होता है, दोनों मिश्रित होता है, दोनों की क्वालिटी पाए जाते हैं। इनपुट आउटपुट एनालॉग के रूप में होता है, परंतु प्रोसेसिंग जो होता है वो किस में होता है, डिजिटल के रूप में होता है। तो इनपुट आउटपुट इसमें होता है एनालॉग के रूप में और प्रोसेसिंग आपका डिजिटल रूप में होता है। इसमें एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर तथा डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर जो है वो उसका उपयोग किया जाता है। तो आप हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करेंगे तो इनपुट जो है यूनिट यहाँ पर दिखाई पड़ेगा और ये जो होगा आपका इनपुट यूनिट वो एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर से जुड़ा रहेगा। फिर सीपीयू आपका रहेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और जो आउटपुट रहेगा वो डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर से जुड़ा रहेगा। यही आपका क्या है, यही आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है। इसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों का मिश्रण दिखाई पड़ता है। इनपुट और आउटपुट एनालॉग रूप में होता है, किसमें, एनालॉग रूप में होता है। और प्रोसेसिंग जो होता है, प्रोसेसिंग के बाद में आप देखेंगे जो डेटा हमें फाइंड होता है इंफॉर्मेशन के रूप में वो हमें दिखाई पड़ता है किसके रूप में, डिजिटल रूप में दिखाई पड़ता है, डिजिटल एनालॉग रूप में। तो ये आपको विशेष तौर पर ऐसे पूछ सकता है आपसे कि बताइए कि हाइब्रिड कंप्यूटर में इनपुट यूनिट किससे जुड़ा होता है, तो एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर से जुड़ा होता है। वहीं अगर आपसे पूछ ले कन्वर्टर से जुड़ा होता है, वहीं आपसे पूछ ले कि भाई आपका प्रोसेसिंग किससे जुड़ा होता है, तो प्रोसेसिंग या फिर आउटपुट जो है वो आपका जुड़ा होता है जो है डिजिटल आपका एनालॉग कन्वर्टर से जुड़ा होता है, ठीक है ना। अब आकार के आधार पर वर्गीकरण करें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करते हैं। एक मेन फ्रेम कंप्यूटर हमें दिखाई पड़ता है। इन मशीनों की विशेषता बृहद आंतरिक स्मृति संग्रहण क्षमता होती है, यानी जो इनलार्ज इसकी इंटरनल मेमोरी होती है वो कैसी होती है, इनलार्ज होती है, बड़ी होती है। इनको मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। तथा सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल यंत्रों को बृहद रूप से जोड़ा जाना है। इसकी कार्य क्षमता तथा गति अत्यधिक तीव्र होती है। इन सिस्टम पर एक के साथ एक से अधिक लोग विभिन्न कार्य कर सकते हैं, यानी एक के साथ जो है कई सारे लोग काम कर सकते हैं। इसके लिए मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण बेल प्रयोगशाला में किया गया। उपयोग की बात करें, बैंकिंग में यूज़ किया जाता है। बैंकिंग के साथ साथ कहाँ पर यूज़ किया जाता है, बैंकिंग के साथ साथ में आपका यूज़ किया जाता है अनुसंधान में, रक्षा में, अंतरिक्ष में। इन जगहों पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। कहाँ कहाँ पर, बैंकिंग में यूज़ किया जाता है, अनुसंधान में, रिसर्च में और साथ साथ रक्षा में, अंतरिक्ष में मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो इंटरनल मेमोरी स्टोरेज है वो काफ़ी अधिक होता है, ठीक है ना। और तथा सॉफ्टवेयर जो होता है वो पेरीफेरल यंत्रों के बृहत रूप से जुड़ा होता है। तो सॉफ्टवेयर किससे जुड़ा होता है, पेरीफेरल यंत्रों के बृहत रूप से जुड़ा होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए अगला आपका पॉइंट है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर की बात करें, ये आकार में मेन फ्रेम से काफ़ी छोटे होते हैं। यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, छोटे होते हैं। जैसे आपके पास जो अभी पीसी होगा, पर्सनल कंप्यूटर होगा, उसकी बात चल रही है, तो आकार में तो काफ़ी छोटे होते ही है। इसकी संग्रहण क्षमता और गति अधिक होती है। इस पर कई इस पर एक साथ कई लोग जो है मल्टी यूज़र काम कर सकते हैं। 80 386 सुपर चिप का प्रयोग इसमें करने पर सुपर मिनी कंप्यूटर में बदल जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। मिनी कंप्यूटर की यूज़ कंपनी यात्री आरक्षण, टिकट वगैरह जो करना हो, रिजर्वेशन, ये सब, ठीक है, रिसर्च करना हो तो उसमें यूज़ किया जाता है। जैसे AS4, BULL HN DPX2 HP9000 रिस्क 6000, इस तरीके से मिनी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। अब आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में प्रोसेसर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। इनपुट के लिए कीबोर्ड और आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का यूज़ किया जाता है। इसकी क्षमता 1 लाख संक्रियाएँ प्रति सेकंड होती है, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ, व्यावसायिक तौर पर, घरों में, मनोरंजन, चिकित्सा, इन क्षेत्रों में। जैसे इसके साथ मदरबोर्ड भी होता है, कीबोर्ड होता है, ठीक है, माउस भी होता है, तो वही आपका हो जाएगा। उसी को बोलते हैं आप सभी लोग, उसी को बोलते हैं क्या, उसी को माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है ना। अगला देखें, जैसे एप्पल हो गया, एप्पल मैक हो गया, आई मैक हो गया, IBM PS2, IBM कॉम्पेटेबल, ये हो गया। पर्सनल कंप्यूटर PC जिसको अभी आप लोग बोलते हैं, उसकी बात करें तो आकार में बहुत छोटे होते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर का ही एक रूप है। PC क्या है, माइक्रो कंप्यूटर का ही एक रूप है। इस पर एक समय एक ही प्रयोगता यूज़र के साथ काम किया जा सकता है। तो PC की बात करें, यहाँ पर एक साथ एक ही लोग जो है वो दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ यहाँ पर
एक ही यूज़र कार्य कर सकता है, एक समय एक ही यूज़र कार्य कर सकता है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्य कर सकता है। तो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक साथ कई काम करता है, जैसे इंटरनेट से भी जुड़ सकता है। भारत में निर्मित की बात करें, प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? तो सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध के नाम पे रखा गया था। पैक-मैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ था। किसके लिए? खेल के लिए। पैक-मैन नामक जो प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए। उपयोग की बात करें, घरों पे व्यावसायिक रूप से मनोरंजन और आंकड़ों के संग्रहण में यूज़ किया जाता है। आईबीएम, कॉम्पैक्ट, लिनोवो, एचपी, इन सब का यूज़ पर्सनल कंप्यूटर में किया जाता है। जो आपके पास है मोबाइल फ़ोन नहीं, जो आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसकी बात चल रही है। लैपटॉप की बात करें, ये पीसी की तरह कार्य करता है, परंतु आकार में पीसी से भी छोटा है, कहीं भी ले जाने योग्य होता है। सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। माउस या अन्य ड्राइव भी इसमें संयुक्त होते हैं, उसी लैपटॉप के अंदर ही होते हैं। मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सारी चीज़ें अलग से ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बैटरी से भी कार्य करता है, अतः कहीं भी इसको ले जाया जा सकता है। इस वाईफाई और ब्लूटूथ की सहायता से इंटरनेट का भी यूज़ इसमें किया जा सकता है। आईबीएम, कॉम्पैक, एप्पल, लिनोवो कंपनी से लैपटॉप बनता है। पॉम टॉम की बात करें तो पॉम टॉम क्या है भाई? ये आकार में बहुत ही छोटा होता है, जिसे हथेली पर रखकर उपयोग किया जा सकता है। इसमें इनपुट ध्वनि के रूप में भी किया जा सकता है और पीडीए भी कहा जाता है इसको। पीडीए भी इसको कहा जाता है। तो इनपुट अगर देना हो तो मान लीजिए आपने माइक इस्तेमाल किया पॉम टॉम में, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट आपका पॉइंट है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1976 में बना था, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है क्रे फर्स्ट। तो ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? क्रे फर्स्ट है, ठीक है। 1976 में बना था, जो क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा विकसित था। ये इतिहास में सबसे सफल सुपर कंप्यूटर है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम सीडैक। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम सीडैक द्वारा विकसित 1991 में विकसित किया गया था। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम सीडैक द्वारा 1991 में विकसित किया था। और वर्तमान प्रोसेसिंग क्षमता, विशेषता गणना की गति में सुपर कंप्यूटर सबसे आगे हैं। मल्टीटास्किंग की बात करें तो मल्टी प्रोसेसिंग तथा समानांतर प्रोसेसिंग प्रयुक्त होता है, जिसके द्वारा किसी भी कार्य को टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है। कई व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसका उपयोग एनिमेटेड ग्राफिक्स और परमाणु अनुसंधान इत्यादि में होता है। मतलब आप कहें तो सुपर कंप्यूटर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हमें दिखाई पड़ता है। सुपर कंप्यूटर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हमें वर्तमान में दिखाई पड़ता है, और भारत का जो सुपर कंप्यूटर है वो हमें दिखाई ही पड़ता है। पहला कंप्यूटर भारत का सिद्धार्थ था, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रत्युष वगैरह, अभी भारत के जो सुपर कंप्यूटर प्रत्युष हो गया, ये सब यूज़ अभी किए जा रहे हैं, ठीक है ना। पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर डीआरडीओ ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद, अनुपम सीरीज के कंप्यूटर बार्क भाभा एटॉमिक सेंटर द्वारा विकसित किया गया उदाहरण है क्रे फर्स्ट, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे कि यूज जो है कंप्यूटर का हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। अब हम लोग कल के सेशन में क्वेश्चन आंसर करेंगे, लगभग 62 के आसपास 50+ क्वेश्चन है, इनको करेंगे। और कंप्यूटर सीरीज लगातार आपको दोस्तों देखना है। ये सीरीज अगर आप छोड़ देंगे तो यकीन रखिए आपको बड़ा लॉस हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में आपको ये सीरीज लगातार देखते रहना है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है कि आप लोग भी अगर लेखपाल में या फिर अन्य किसी एग्जामिनेशन में कंप्यूटर संबंधित कोई क्वेश्चन आए, उसको अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं, तो सीरीज जो है वो संविद IAS पर लगातार चलाई जा रही है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।